नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और यहाँ पे हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं फिटर की जो निमी की पीडीएफ है। उसके रिगार्डिंग मैंने 3-4 वीडियो पहले बना चुका हूँ। टोटल 120 क्वेश्चन तक हम अभी तक यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। अभी 121 से लेकर के आगे 30-40 क्वेश्चन इस वीडियो में हम बाकी सोल्व करने वाले हैं। अधिकतर साथियों ने इसको पहले से तैयार किया हुआ है, लेकिन हम इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं कि इनमें से और क्या क्या क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, या आपके कोई कन्फ्यूज़न है या क्वेश्चन समझने में किस तरीके से गलती हो सकती है, वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो जो मेरे साथी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं अभी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस बार जो एग्ज़ाम है वो इंस्ट्रक्टर का सीबीटी मोड में होने वाला है, ये सभी को पता है। तो उसके रिगार्डिंग डायग्राम वाले क्वेश्चन इनमें काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, तो इनके ऊपर अपनी अच्छी पकड़ बना करके रखिए। तो जो मेरे साथी चैनल पे पहली बार आए हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाले सारे के सारे वीडियो आपको मिलते रहे। और पहले भी फिटर से संबंधित कुछ वीडियो मैंने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ कवर किए हुए हैं, तो आप चैनल के ऊपर जा करके उनको वहाँ पे देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा 121 का क्वेश्चन है सबसे पहले, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कर्व्ड ग्रूव्स। घुमावदार ग्रूव्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, प्रत्येक छेनी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। उसमें हर एक छेनी का क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है डायरेक्ट निमी की बुक से मैंने बताया हुआ है, और वो का वो आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। हल्की सी चूक भी आपका क्वेश्चन गलत करवा सकती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो डबल लॉस आपको हो सकता है। तो वीडियो आप ज़रूर देख लें चीजल के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल और हाफ राउंड नोच चीजल। यहाँ पे हमारा जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी के साथ जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सबका आंसर आप खुद भी अपने हिसाब से नोट करके रखिए, और वीडियो के एंड में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बार बार बोलने पे भी काफ़ी साथी, लगभग कोई भी बता करके नहीं जा रहा, केवल 1-2 साथी हैं जो बता के जाते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। तो ऐसा नहीं करे भाई, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाया करो। अगला है 122 का क्वेश्चन हमारा, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या होगा। यानी मार्किंग करते समय हम कौन सा हथौड़ा उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है 200 ग्राम, 250 ग्राम, और ऊपर भी ऑप्शन है 300 ग्राम और 450 ग्राम। तो आपको बताना है कि मार्किंग करते समय हमें कौन सा हथौड़ा काम में लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। 250 ग्राम का हथौड़ा हम मार्किंग करते समय डॉट पंच के साथ में काम में लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 123 का, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग। डायगोनल फाइलिंग करते का जो अनुचित तरीका है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन में दिया गया है कि अनइवन सरफेस प्राप्त होगी, स्क्रैचेज ऑन दी सरफेस होगा, कन्वेक्सिटी ऑफ द सरफेस होगा, या इम्प्रॉपर फिनिश ऑफ द सरफेस होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, असमान फिनिशिंग हमें प्राप्त होगी अगर हम डायगोनल अनुचित तरीका है वो अपनाएंगे फाइलिंग करते समय, तो जो फिनिशिंग है वो खराब हो जाएगी हमारी। अगला क्वेश्चन है 124 का, फिर से चीजल से संबंधित, वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। जो वेल्ड की हुई सतह हैं, कास्टिंग की हुई सतह हैं, उनमें कुछ स्पॉट्स रह जाते हैं, कुछ जगह रह जाती हैं जिनको हटाना पड़ता है, अनवांटेड है, जिनकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो उसके लिए कौन सी चीज़ल इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है आपकी वेब चीजल, ऑप्शन सी है क्रॉस कट चीजल, और ऑप्शन डी है आपका हाफ राउंड चीजल। आप बताइए आपका आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला, अपना नोट करके रखें। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लैट चीजल। क्या चक्कर है यार, समस्या बहुत हो रही है इसके साथ में। हाँ, अभी ठीक है। फ्लैट चीजल, वेब चीजल और क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। जो फ्लैट चीजल है इज द करेक्ट आंसर। ये काम में ली जाती है जब हम कास्टिंग करते समय अनइवन अनवांटेड जो चीज़ें हैं उनको हटाते हैं, तो यही काम में आएगी। अगला हमारा क्वेश्चन 125 का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल। देखिए, ये स्पेशल फाइल्स में से ही है, आपको चित्र देख के बताना है कि ये कौन सी फाइल है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपने सारी की सारी फाइलें देख रखी हैं तो। सबसे पहला ऑप्शन है रोटरी फाइल, दूसरा ऑप्शन है टिंकर्स फाइल, तीसरा ऑप्शन है बैरेट फाइल। आज तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, एक सेकेंड रुकना भाई लोगों।
रोटरी फाइल, टिंकर्स फाइल, बैरेट फाइल और क्रॉसिंग फाइल, चार ऑप्शन दे रखे हैं। सभी ने अगर ये स्पेशल फाइल पढ़ रखी है, देख रखी है, इनके रिगार्डिंग मैंने इनके काम से संबंधित और इनके प्रत्येक डायग्राम का भी एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा, रोटरी फाइल इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है। देखिए आपसे पूछा गया कि फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाते हैं, तो लिखा हुआ है अत्यधिक दाब कम करने के लिए। ऑप्शन बी देखते हैं यहाँ पे क्या है, चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। और ऑप्शन सी है पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। ऑप्शन डी है पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, टू रिड्यूस द पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, चौक लगाने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 का, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। तीन प्रकार की जो पिच हैं, तीनों पिच का अलग अलग क्या उपयोग है, सारे आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो ए ऑप्शन देखिए मुलायम धातु को काटने के लिए, बी ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, सी ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, और डी ऑप्शन है कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा। जो फाइन पिच है वो कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या सीन है यार, आज तो सिस्टम ही गड़बड़ कर रहा है, बार बार क्या है, हैंग हो रहा है। असुविधा के लिए माफ़ी चाहते हैं, एक बार थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया है भाई। कुछ भी काम नहीं कर रहा। एक तो ये मक्खियाँ है ना, इन्होंने परेशान कर रखा है यहाँ पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज ऑफ M10 इंटू 1.25 पिच के लिए। देखिए अलग अलग बुक का अलग अलग वो है, इन्होंने यहाँ पे जो टैप ड्रिल साइज निकालने का फॉर्मूला दे रखा है वो सिर्फ इतना ही है, TS माइनस 2D इंटू P भी होना चाहिए। इन्होंने सिर्फ 2D तक दे रखा है, ठीक है। अगर हम P के हिसाब से निकालेंगे तो इसमें कोई भी हमारा जो आंसर है वो सही नहीं है। P के हिसाब से निकालने पर हमारा आंसर आएगा 8.475, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ हम TS माइनस 2D के हिसाब से निकालेंगे 2 गुना डेप्थ करके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 8.78 कैलकुलेशन करने पे निकल के आएगा। उम्मीद आप सबने निकाल करके देख रखा है ये। अगला जो क्वेश्चन है, एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, लिप, वेब, पॉइंट और शैंक। फ्लूट्स के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा, वेब। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, आपको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग है वो बतानी है। आपके सामने रीडिंग खुली हुई है, देखिए डायग्राम काफ़ी बड़ा है, बहुत ही अच्छा है। तो बड़े ही ध्यान से देख के आंसर करना है, आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है ये क्वेश्चन। देखिए दो तरीके से माप लेता है, एक एक्यूट एंगल की और एक ऑब्टस एंगल की, यानी कि न्यून कोण और अधिक कोण की। अभी जो माप ले रखी है वो अधिक कोण की साइड से ले रखी है, यानी कि जो हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो पहले दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शन में रिलेट करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए 30 तक आ गया तो हमारा 150 हो गया। 30 से आगे कितना है, यहाँ पर आएंगे 155 और 2 लाइन और पार रखी है 156 और 157। 157 के बाद पॉइंट में निकालेंगे, वैसे तो 157 आते ही करेक्ट आंसर हो गया हमारा
लेकिन हम पॉइंट में भी देख लेते हैं क्योंकि इसका 5 मिनट तक लिस्ट काउंट होता है। तो यहाँ पे देखिए 30 वाली लाइन इसके साथ में मैच हो रखी है, तो 157 डिग्री और 30 मिनट हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना सीख लेना है। कोई भी डायग्राम इस बार आ सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्जाम है वो होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्खियों ने परेशान कर दिया वास्तव में। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। यानी कि जब हम आउटसाइड माइक्रोमीटर से मापते हैं तो हमें एक समान दबाव लगाना पड़ता है, क्योंकि हल्का सा दबाव ज़्यादा हो जाने से हमारी माप है वो काफ़ी बदलाव आ सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो रेचेट स्टॉप हो जाएगा। रेचेट स्टॉप दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि रेचेट स्टॉप का क्या काम है, तो दबाव को सुनिश्चित करने के लिए, एक समान दबाव लगाने के लिए रेचेट स्टॉप का काम लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। यहाँ पे वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो बेस, बीम और जो क्लैंप। तो देखिए कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि वर्नियर हाइट गेज के मुख्य स्लाइड के साथ, जो स्लाइड करती है ऊपर नीचे, उसके साथ में जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा पार्ट है। तो जो है मूवेबल, जो वो जुड़ा रहता है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 133 का। यहाँ पे माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ऑप्शन ए है स्लाइडिंग, ऑप्शन बी है स्क्रू एंड नट, ऑप्शन सी है रैक एंड पिनियन, डी है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा स्क्रू एंड नट। यहाँ पे नट और बोल्ट भी दिया जा सकता है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है 134 का, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है। ये डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में हमने पढ़ रखा है। देखिए ऑप्शन दे रखा है लेंथ स्लीव के द्वारा, अगला लेंथ स्पिंडल के द्वारा, एडजस्टेबल बेस के द्वारा, या इक्विप्ड विद ए सेट ऑफ एक्सटेंशन रोड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा। एक सेट ऑफ एक्सटेंशन रोड होता है इसमें, जिसके द्वारा हम सही जो ज़्यादा गहराई है वो माप सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है। इंच वाला जो माइक्रोमीटर है वो आपको पढ़ना आना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए 1 इंच के भाग दे रखे हैं आपको यहाँ पे। सबसे पहले ऊपर देखिए इसने किसको पार किया, 7 को, तो यहाँ पे 7 सभी के अंदर ही है। उसके बाद देखिए इसने किसको पार किया, हाफ को, तो 7.5 पहले 7, उसके बाद में 7.7 तो हमारी पहले से माप हो गई इंच में, और उसके बाद में इसके सामने 5 और लग गया क्योंकि हाफ भी इसने पार कर रखा है। उसके बाद इसके नीचे वाला हिस्सा है वो भी इसने पार कर रखा है, उसका माप कितना है 0.025। तो यहाँ पे 25, सॉरी इसके आगे मैं 0 लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसके नीचे आ जाएगा 0.25 और आ गया। अब देखते हैं इनमें से कौन सी लाइन इनके साथ में मैच कर रखी है। तो 10 के बाद 11 और 12 नंबर लाइन इसके साथ मैच कर रखी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले 7.75 तो हमारा पहले से आ रखा है, और उसमें हम 12 और ऐड करेंगे तो 7.87 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 0.787 इंच इज़ द करेक्ट आंसर। ये इंच का माइक्रोमीटर आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस इसकी कर लेनी चाहिए एक बार। अगला क्वेश्चन हमारा, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर। ये काफ़ी साथी ऐसा ना हो कि आपने ये केवल PDF पढ़ के सिर्फ इस क्वेश्चन के माप को रट रखा हो। आपके क्वेश्चन में इंच के द्वारा दूसरे माप भी भर करके दे देंगे, तो आपको एक्चुअली में ये पढ़ना आना चाहिए। सिर्फ मिलीमीटर माइक्रोमीटर से अगर आपने पढ़ना सीख रखा है तो उससे काम नहीं चलेगा। इंच वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी भी रीडिंग आपको लेनी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कॉन्ट्रैक्ट में होता है। देखिए जो इंक्लाइंड होती है वही तो एंगल मेजर करते हैं उसी समय जो इंक्लाइंड रहता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डायल, डिस्क, ब्लेड या स्टोक। तो करेक्ट आंसर आप नोट करिए अपना। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ब्लेड के साथ में चला जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 137 का, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। तो ड्रिलिंग मशीन में हम स्पीड किससे चेंज करते हैं, जिस भी साथी ने ड्रिलिंग मशीन चलाई है या पढ़ी है तो इजीली बता देंगे। ऑप्शन ए है फ्लैट पुली, ऑप्शन बी है जॉकी पुली, ऑप्शन सी है स्टेप्ड पुली, और ऑप्शन डी है फास्ट एंड लूज पुली। ये बाकी पुली तो उसमें होती नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। स्टेप्ड पुली लगी रहती है ड्रिल मशीन के अंदर, जिससे हम स्पीड को कम या ज़्यादा
कर सकते हैं ड्रिवन और ड्राइवर पुली के अंदर चेंज करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 138 का, पेडेस्टल ग्राइंडिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो पहले तो हम डायग्राम देख लेते हैं पेडेस्टल ग्राइंडिंग का कहाँ पे है। ये दे रखा आपके सामने, ये एक्स भाग है इसका, ये दे रखा है, हमें इसका नाम बताना है कि क्या है। ऑप्शन ए है टूल रेस्ट है, ऑप्शन बी है आई शील्ड है, ऑप्शन सी है व्हील गार्ड है, और ऑप्शन डी है ग्राइंडिंग व्हील है। तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, ये क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या काम आएगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, टूल रेस्ट है। जब हम यहाँ पे टूल को ग्राइंड करेंगे तो अगर ये यहाँ पे नहीं होगा तो टूल हमारे हाथ से छूट सकता है, नीचे की तरफ झटका लग सकता है, उसको रोकने के लिए ये हमें सपोर्ट करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो टूल रेस्ट हो जाएगा। टूल रेस्ट यहाँ पे लगा रखा है क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील की गति है वो ये है, देखिए डायग्राम लगा रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस फाइल का नाम क्या है, सभी ने देख रखी होगी, काम में भी ले रखी होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हैंड फाइल, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल और कर्व कट फाइल। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी के साथ में हो जाएगा, रास्प कट फाइल इज द करेक्ट आंसर, जो लकड़ी और चमड़े को घिसने के काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 140 का, अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर हम, कई बार बच्चे कर देते हैं हैंडल को बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत पूरा जोर लगा देते हैं, तो क्या होता है, देखिए स्पिंडल डैमेज हो जाता है, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है हार्ड जा डैमेज हो जाता है। सी ऑप्शन है फिक्स जा को डैमेज कर देती है, या डी ऑप्शन है मूवेबल जा को डैमेज कर देती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डैमेज होगा वो ऑप्शन ए है, स्पिंडल डैमेज हो जाता है, उसकी चूड़ियाँ हैं वो ख़राब हो जाती हैं, वापस वो सही से नहीं बैठ पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 141 का, कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है, यानी कि किस कैलिपर के अंदर हम फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहले है इनसाइड कैलिपर, ओड लेग कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो देखिए आउटसाइड, ओड लेग और इनसाइड फाइन एडजस्टमेंट तो ये सारे ही दे सकते हैं, लेकिन कब दे सकते हैं, जब ये स्प्रिंग जॉइंट हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो स्प्रिंग जॉइंट हो जाएगा। स्प्रिंग जॉइंट में साथ में फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा रहता है, इसको हम लूज या टाइट करके फाइन एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर हो जाएगा, जिसमें भी स्प्रिंग जॉइंट रहेगा वो फाइन एडजस्टमेंट प्रदान कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 142 का, यहाँ पे बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है। फिर से ये आपकी पावर सॉ का क्वेश्चन आ गया। पावर सॉ का एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे आप देख सकते हैं, सभी के कार्य मैंने वहाँ पे बता रखे हैं, सभी के डायग्राम दिखा रखे हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है पावर सा, बी ऑप्शन है कंटूर सा, सी ऑप्शन है सर्कुलर सा और डी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल बैंड सा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है पावर सा, ये क्या काम आती है, इसके अंदर कैम मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बी ऑप्शन है कंटूर सा, ये प्रोफाइल बनाने के लिए काम में ली जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है, पीछे क्वेश्चन आ भी चुका है। सी ऑप्शन है सर्कुलर सा, यही हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए कि बड़े जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उनको काटने के लिए सर्कुलर सा का उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी है हॉरिजॉन्टल बैंड सा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लेक्सिबल या जॉइंटलेस ब्लेड किस में लगाई जाती है, तो वो हॉरिजॉन्टल जो बैंड सा है उसके अंदर लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। तो इसके अंदर पूछा ऑप्शन दिए रखे हैं, सेल्फ लुब्रिकेटिंग होती है, मेक मोर रिजिडिटी, मेंटेन द एक्यूरेसी, प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन। तो देखिए ये तीनों चीज़ तो हम दूसरी मेटल्स को उपयोग में भी लेके कर सकते थे, लेकिन कास्ट आयरन में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, मैंने कल भी बताया था, तो लुब्रिकेंट उसके अंदर ही होता है। सेल्फ लुब्रिकेशन इज द करेक्ट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 144 का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम बताइए क्या है। तो ऑप्शन है बेवल गेज, एंगल गेज, सरफेस गेज, यूनिवर्सल गेज। आपने देखे हुए होंगे तो इजीली बता देंगे। यहाँ पे ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है बेवल गेज। अगर इसके साथ में एक ब्लेड और जोड़ देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो इसका आंसर हो जाता है यूनिवर्सल बेवल गेज। इसमें 2 ही ब्लेड हैं तो ये बेवल गेज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 145 का, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। डाई मोल्डिंग में कौन सी फाइल, स्पेशल फाइल उपयोग की जाती है बताना है। ऑप्शन ए है रोटरी फाइल, बी है टिंकर फाइल, सी ऑप्शन है आपके पास में बैरेट फाइल और डी ऑप्शन है रास्प कट फाइल। तो दोस्तों डाई के लिए हम रोटरी फाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा 146 का, यहाँ पे फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है। ये यहाँ पे विधि की बजाय क्या उपयोग करते हैं, ये ज़्यादा बेटर क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दो तरह से क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे यहाँ पे इस तरह से पूछा जाता है कि फाइल की पिनिंग हो जाने पर हम किसका उपयोग करेंगे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो वायर ब्रश आएगा। काफ़ी साथी अब भी सोच रहे होंगे कि धातु के कण के बीच जो फंसी हुई है चिप्स है उनको निकालने के लिए वायर ब्रश यूज कर रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जब सीधा ये पूछे कि दांतों के बीच फंसी चिप्स निकालने के लिए, तो आपको आंसर करना है यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप या ब्रास की स्ट्रिप। यहाँ पे ब्रास भी आ सकता है कॉपर की जगह, इन दोनों की स्ट्रिप। और अगर पूछा जाए कि पिनिंग हो जाने पे हम किसका उपयोग करेंगे, तो हम वायर ब्रश का उपयोग करेंगे। दोनों में बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आपको पता है सारी चीज़ें, फिर भी आप गलत कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, बीच में फंसी हुई चिप्स हटाने हैं ये पूछा हुआ है, तो आपको करना है कॉपर स्ट्रिप या ब्रास, ठीक है, यानी कि तांबा या पीतल की स्ट्रिप यूज करके हम कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पिनिंग हो जाने पे क्या उपयोग करेंगे, तो हम वायर ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कॉपर स्ट्रिप है हमारा। अगला क्वेश्चन है 147 का, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग। देखिए ये जो इस तरह के क्वेश्चन है, मैं पहले जो अपनी निमी की बुक है वहाँ से मैच करके आपको बता रहा हूँ। ऐसे डायरेक्टली नहीं है कि मैं सिर्फ आंसर वहाँ से मैंने देख रखे होंगे वो आंसर मैं चिपका रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी मुझे खुद को कन्फ्यूज़न लगता है कि ये यार ये कैसे आएगा, तो उसको पहले मैं निमी की जो अपनी PDF है, निमी की जो बुक है, वहाँ से इसको कन्फर्म करता हूँ, तभी आपको बताता हूँ। और मेरा ये सब ये पढ़ा आपने भी रखी होंगी, काफ़ी साथियों ने रट्टा मार रखा होगा, लेकिन इनको समझने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इनमें से अगर इसी तरीके के और क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम का सेम क्वेश्चन उठा के मिल जाए, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे बदल दें, दूसरी चीज़ पूछ लें, तो वो भी यहाँ पे आपको पता रहनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे ये PDF है वो सोल्व करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग करेंगे। तो 4 वाइस आपके सामने दे रखी हैं, पिन वाइस है, पाइप वाइस है, हैंड वाइस है और टूल मेकर वाइस है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हैंड वाइस और टूल मेकर में होगा, तो यहाँ पे लिख रखा है कि फाइलिंग या ड्रिलिंग करने के लिए, तो हम यहाँ पे टूल मेकर वाइस के साथ में जाएंगे, इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है, यानी कि कर्व लाइंस के साथ में किससे कटिंग कर सकते हैं ऐसे घुमा करके। तो ऑप्शन है HSS ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड या डायमंड ब्लेड। तो देखिए अगर हमें घुमा करके कटिंग करनी है तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो हमारा आंसर है वो C हो जाएगा, फ्लेक्सिबल लचीला ब्लेड चाहिए हमें इस करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 149 का, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि कीवे काटने के लिए कौन सी जो चीज़ल है उसका उपयोग हम करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, फ्लैट चीज़ल, क्रॉस कट चीज़ल, पंचिंग चीज़ल और डायमंड पॉइंट चीज़ल। तो कीवे काटने के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, यहाँ पे क्रॉस कट छेनी का इस्तेमाल हम करते हैं कीवे काटने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये X के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये सभी साथी जानते हैं कि ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 151 का, छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए क्राउनिंग कर देते हैं, हल्के से किनारे उसके मोड़ देते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है यहाँ पे प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ चीज़ल, छेनी को फिसलन से बचाने के लिए, प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर्स, कोनों की खुदाई को रोके, या कोनों को प्रिवेंट करने के लिए, कोनों को बचाने के लिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। यार मक्खियों ने परेशान कर रखा है। ऑप्शन सी है यहाँ पे अलाउ चीजल टू मूव फ्रीली ऑन स्ट्रेट लाइन, छेनी को सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने की अनुमति देने के लिए। और लास्ट ऑप्शन है कटिंग एज को कार्य में घुसने दें। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके अनुसार क्या आंसर सही रहेगा आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन B के साथ में चला जाएगा। जो कोने हैं उनको हल्का सा क्यों घुमावदार बनाया जाता है, ताकि वो ख़राब ना हो, उनको बचाने के लिए यहाँ पे ऐसा काम किया जाता है, उसको छेनी की क्राउनिंग कहते हैं। 152 का क्वेश्चन है, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें। कैसे रोकेंगे भाई, एंगल्स के बारे में पूछा गया है कि लिप कोण को घटाकर, या रैक कोण को बढ़ाकर, या क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, या टूल वेज कोण को घटाकर। तो देखिए हमेशा जब भी टूल के रगड़ खाने की बात आएगी आपकी जॉब के साथ में, तो वहाँ पे पहले से ही रगड़ से बचाने के लिए कौन सा कोण दिया जाता है, क्लियरेंस एंगल।
तो क्लियरेंस एंगल जितना ज़्यादा होता जाएगा रगड़ टूल के साथ में उतनी ही कम होती जाएगी हमारी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमें क्लियरेंस कोण को बढ़ाना पड़ेगा जिससे हमारे जो सरफेस के साथ में टूल की रगड़ है वो कम हो जाएगी। और 153 का क्वेश्चन है, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। ऑप्शन ए है टेंसिटी। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की प्रॉपर एक क्लास मैंने ले रखी है, उसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं, आप वो जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। ऑप्शन बी है हार्डनेस, ऑप्शन सी है ब्रिटलनेस और ऑप्शन डी है टफनेस। आपको बताना है कि शॉक सहन करने की क्षमता कौन सी प्रॉपर्टी के कारण होती है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा, टफनेस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 154 का, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो देखिए फ्रेम में फिट रहता है मेजरिंग फेस जो रहता है वो कौन सी चीज़ है। ऑप्शन ए है एनविल लगा रहता है फ्रेम के अंदर लास्ट में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला माइक्रोमीटर का नाम क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर या आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये डेप्थ बार लगी हुई है नीचे, तो डेप्थ माइक्रोमीटर है, ये सबने देखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। ड्रिल चक को कैसे पकड़ेंगे भाई मशीन स्पिंडल में, ड्रिल मशीन में, बताइए। ऑप्शन आपके सामने ये ऑप्शन है आर्बर के द्वारा, बी ऑप्शन है सॉकेट के द्वारा, स्लीव के द्वारा या स्पेशल क्लैंप के द्वारा। सभी को साथियों को ध्यान होगा यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर। आर्बर लगा करके हम जो चक है उसको पकड़ते हैं ड्रिल मशीन के अंदर। अगला है, कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर किया जा सकता है। यानी कि ऐसी कौन सी ड्रिलिंग मशीन है जिसमें हम जो स्पिंडल है, आपने नॉर्मल मशीनें देखी हैं पिलर टाइप वगैरह, उसमें क्या हम स्पिंडल को कहीं ले जा सकते हैं क्या, इधर उधर खिसका करके नहीं ले जा सकते ना। तो वही पूछ रहा है ये कि कौन सी मशीन ड्रिलिंग मशीन है जिसमें स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे। पिलर ड्रिलिंग मशीन जो अपने यहाँ वर्कशॉप में लगी रहती है। ऑप्शन बी है गैंग ड्रिलिंग मशीन, उसके बाद है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, उसके बाद है सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। करेक्ट आंसर अगर आपने देख रखे होंगे सारे डायग्राम या पढ़ रखा होगा तो आराम से बता देंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन, यहाँ पे जो जिसका जो हम स्पिंडल हेड है उसको आगे पीछे खिसका के ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 158 का, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। ऑप्शन ए है BA थ्रेड, ऑप्शन बी है BSF थ्रेड, ऑप्शन सी है BSW थ्रेड और ऑप्शन डी है एक्मे थ्रेड। चारों ऑप्शन में से कौन सा है जिसके क्रस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। BSW में हल्की सी राउंडनेस दी जाती है और ज़्यादा राउंड की बात करें तो नकल थ्रेड होती हैं जिनके क्रस्ट और रूट एकदम राउंड में बने रहते हैं। यहाँ पे उस ऑप्शन नहीं है। आपसे इनके एंगल भी पूछे जा सकते हैं कि कितने डिग्री पे बनती है ये। तो BA थ्रेड कितने डिग्री पे बनती है 47.5, BSF कितने डिग्री पे बनती है 55 डिग्री पे, BSW भी 55 पे और लास्ट में एक्मे थ्रेड है वो 29 डिग्री पे। ये चारों के एंगल बता देता हूँ आपको, इनमें से किसी का भी पूछा जा सकता है। एक्मे थ्रेड इज़ द इम्पोर्टेंट थ्रेड, इसका भी एंगल आपसे पूछा जा सकता है। देखते हैं 159 के क्वेश्चन, इस टैप रेंच का नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे, बॉक्स टाइप टैप रेंच, सॉलिड टाइप टैप रेंच, टी हैंडल टैप रेंच या एडजस्टेबल टैप रेंच। तो देखिए ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, सॉलिड टाइप टैप रेंच है। इसमें छोटा और बड़ा दोनों टाइप की जो छेद है वो यहाँ पे बना करके आपको दे रखे हैं। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ रखें। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देखिए, टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। बी ऑप्शन है मेजर डाया प्लस 2 इंटू डेप्थ। सी ऑप्शन है मेजर डाया माइनस 2 प्लस में डेप्थ। फिर है मेजर डाया माइनस 2 प्लस में गहराई, मेजर डाया प्लस में 2 प्लस में गहराई। आपको बताना सही आंसर क्या है, तो सभी को पहले से ही पता है। ऑप्शन ए है मेजर डाया माइनस 2D, ये करेक्ट आंसर है।
तो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, 40 क्वेश्चन कर दिया। आपको बता करके जाना है कि भाई आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं, और आपका कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं, चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो साथी ITI में पढ़ा रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अगर ग्रुप वगैरह बना रखे हो तो, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन वो मिलता रहे और ये वीडियोज़ हम आगे भी इस तरीके से लाते रहें, क्योंकि समय निकाल के ये वीडियो बना पाते हैं। तो हल्का फुल्का मोटिवेशन अगर मिलता रहेगा तो आगे भी ये वीडियोज़ हैं वो आते रहेंगे इस तरीके से। वरना भाई सेशन क्या है, ब्रेक हो सकता है बीच में, जैसे पहले ब्रेक हो गया था, वरना अब तक तो हम सारा सिलेबस वो करवा देते। तो ऐसा करें, थोड़ा बहुत लाइक और शेयर ज़रूर कर दें भाई। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।